Okay, so we have written this electronic configuration here. After that, ये पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी 2 के बारे में, दैट मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 2p4। अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, वो होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी 2। यहाँ पे भी वो हो जाएगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो यू हैव टू टेल हियर कि अब वैल्यू किसकी कम किसकी ज़्यादा होगी। तो ये आपको वैल्यू याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, आपको बस ये देखना है किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। अभी ये 2p3 हो गया है, ये 2p4 है, दैट मीन्स ये हाफ फिल्ड हो गया। 2p आपके पास हाफ फिल्ड हो गया, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होती है, हाफ फिल्ड की, ये लास्ट क्लास में बताया था। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज वो स्टेबल है और आपको उसको स्टेबिलिटी को हटाना है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 for oxygen will be greater than ionization energy 2 of फ्लोरीन। तो आपको यही देखना है कि वैल्यू ज़्यादा किसकी है। ओ और एफ के लिए पूछ रहा है, मतलब पहली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये कम, ये दोनों सेम, ये कम, ये ज़्यादा, ये दोनों सेम। तो आपका आंसर कितना क्या हो जाएगा, ए। अभी समझ में आया, डिफिकल्ट था क्या ये? इजी क्वेश्चन। Okay, now question number 2. Question number 2 is for a given process k plus से k में कन्वर्ट हो रहा है। और अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? नहीं, ये k गैशियस फॉर्म से k सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन द एनर्जी 1 एंड 2। ओके, पहले वाले केस में आप क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब k प्लस से सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो। इसको आप, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया। कोई भी ऐसे स्पीशीज में जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी स्पीशीज, तो वो एनर्जी क्या करेगा, हमेशा रिलीज करेगा। अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। और अगर आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जैसे जो कि डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की, ओके, तो उस केस में एनर्जी देनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट केस में, इन द केस ऑफ फर्स्ट वन, व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। सेकेंड वाले केस में आप उसको गैशियस फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मतलब मान लो आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये गैशियस फॉर्म में इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और उसके बाद आप इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इस केस में भी कभी भी आप गैशियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लेके जाओगे सब्सटेंसेस को, इन दैट केस ऑल्सो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बाकी अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट दे रहे हो उसको तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर गैशियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो भी एनर्जी आपके पास रिलीज होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Four elements A, B, C and D having atomic number 9, 10, 11 and 12 respectively. Arrange them in the decreasing order of their ionization energy. तो यहाँ पे लिख लो आप A, B, C and D, 9, 10, 11 and 12. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कैसा आएगा, 1s2 2s2 2p5, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने। ओके, अब अगर हम बात करेंगे कौन से एटम्स की बात हो रही है, 9, 10, 11, 12, अब बता सकते हो कौन से एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। दिस इज़ योर सोडियम, दिस इज़ योर मैग्नीशियम, ये हो गया आपके पास नियॉन, और ये हो गया फ्लोरीन। ये इन्हीं सब एलिमेंट्स की तो बात हो रही है ना यहाँ पे। तो अब आपको देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करेगा। हम पीरियोडिक टेबल ओपन कर लेते हैं इसमें, लेट मी शो यू। यहाँ पे हमारी बात हो रही है नियॉन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम और सोडियम की। तो आपको ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। और टॉप टू बॉटम जाते हो आप तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होता है, बिकॉज साइज बढ़ते जा रहा है और न्यूक्लियस का जो फोर्स है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हियर सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होने वाली है वो किसकी होगी, नियॉन की, बिकॉज ऑफ कोर्स नियॉन आपके पास एक नोबल गैस है, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे आप सोडियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करोगे तो अगेन मैग्नीशियम का होगा एंड देन लास्ट में सोडियम। ओके, क्यों, मैग्नीशियम में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर रहे हो तो यहाँ पे 3s2 आ रहा है, यहाँ पे 3s1 आ रहा है। अब 3s2 कम्प्लीटली फिल्ड, हाफ, और ये हाफ फिल्ड, तो फिर भी अगर कम्प्लीटली फिल्ड से कंपेयर करेंगे तो हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, तो थोड़ा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो ऑर्डर हो जाएगा लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे अरेंज करना चाहूँ इसको, सो वी विल हैव, सबसे पहले हो जाएगा B, then A, then B, and then last में C. Next is arrange sulfur, selenium, calcium, barium, argon in the increasing order of their ionization energy. ये जेई का क्वेश्चन है। ओके, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसको सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। वी हैव आर्गन हियर, हमें इधर देखना है। देन वी हैव कैल्शियम, सेलेनियम है, देन सल्फर है, देन बेरियम है। ओके, ये हमारे पास डिफरेंट है, इनको हमको अरेंज करना है और बताना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी बोला है उसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले अगेन लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा मुझे अगर एफर्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में वो लगने वाला है आर्गन में। एनीवेज वो नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आई हैव टू प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी देयर। तो ए आर को तो पहले कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया, ये तो सब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे हमारे पास सेलेनियम है। सल्फर और सेलेनियम में से ऑफ कोर्स सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज उसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू सेलेनियम। देन आ जाएगा सेलेनियम। अब यू हैव हियर कैल्शियम एंड बेरियम। ऑफ कोर्स बेरियम का साइज तो बहुत बड़ा है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगा। Then you will have calcium and last में you will have barium. So this will be the order for ionization energy here. Got it? तो ऑर्डर लिख दो यहाँ पे, आर्गन सबसे ज़्यादा, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन कैल्शियम और लास्ट में बेरियम। Then we have arrange boron, fluorine, sulfur and phosphorus in increasing order of their ionization energy. Again this is also JEE का question, आपको simply इसको arrange करना है
और पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं. So we have here boron, mark कर लो. Then we have sulfur, then phosphorus and then फ्लोरीन. हमको इन सब में अरेंज करना है. ऑफ कोर्स फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लेफ्ट टू राइट होता है. अब हमको इन दोनों में चेक करना है. इन दोनों में सल्फर का ज़्यादा, सॉरी, वी हैव सल्फर एंड वी हैव फॉस्फोरस. बट इस केस में आपको पता है ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं. लास्ट क्लास में हमने बताया था सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यू विल हैव 3p3 और सॉरी 3p4 और फॉस्फोरस के लिए होगा 3p3. तो यहाँ पे फॉस्फोरस पहले आ रहा है 3p3 और ये है आपके पास 3p4. कायदे से देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर का ज़्यादा होना चाहिए फॉस्फोरस से, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि फॉस्फोरस क्या है यहाँ पे हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी इनकम्प्लीटली फिल्ड से ज़्यादा होती है. तो फॉस्फोरस के बाद आ जाएगा, सॉरी फ्लोरीन के बाद आ जाएगा आपके पास फॉस्फोरस और उसके बाद सल्फर एंड देन लास्ट में बोरॉन. गॉट इट? समझ में आया? लेट मी नो. ओके, सो आंसर मार्क कर लो यहाँ पे. Here you will have बोरॉन का सबसे कम, then sulfur, then phosphorus, then fluorine. So these types of easy questions will come. ज़्यादा difficult नहीं है. These are very easy. Okay. Okay. So let's continue from here. यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन शो होने वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी. स्टिल देखो, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी gradually decreases due to increase in atomic size up to fifth period elements. In the case of sixth period element, ionization energy is higher with respect to fifth period element due to poor shielding of four F subshell. ओके, व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो भी लिखवाया, एक्सेप्ट एस ब्लॉक. पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ. ओके देखो,
टॉप टू बॉटम क्या है, जैसे अब हाइड्रोजन का तो खैर अलग होता है, तो उसको अभी हम यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे हैं इस ब्लॉक में. लेट्स कम फ्रॉम, ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है. साइज की अगर हम बात यहाँ की करें, यहाँ पे लिथियम का साइज छोटा होगा, सोडियम का थोड़ा सा बड़ा, पोटेशियम का और बड़ा, रुबीडियम का और बड़ा, और सीजियम का सबसे बड़ा. तो न्यूक्लियस जो है आपके पास वो सबका सेंटर में प्रेजेंट है. अब अगर उसको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सबका इलेक्ट्रॉन, ये आउटर वाला इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं वो ये रहा. न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बहुत पास में है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, क्योंकि न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है और मैं भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. यहाँ पे न्यूक्लियस से डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए. यहाँ पे न्यूक्लियस से डिस्टेंस और बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियस अभी इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा, तो मैं और आसानी से रिमूव कर सकती हूँ. अगेन यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, और अगेन यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया. ठीक है, तो इसीलिए जब आप टॉप टू बॉटम आओगे इन द पीरियोडिक टेबल, ऑलवेज योर आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू decrease. That is the amount of energy required to remove the electrons from their outermost shell is going to decrease. मुझे इतना एफर्ट नहीं पुट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इतना अच्छे से पुल नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ. तो ग्रुप 1 के लिए और ग्रुप 2 के लिए तो ये एग्जैक्टली सेम रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है. बाकी सारे ग्रुप्स में, क्योंकि यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू कर रहे हो, तो स्कैंडियम के कंपैरेटिवली येट्रियम में यू विल हैव येट्रियम का आयोनाइजेशन एनर्जी लेस, नो डाउट. बट जैसे ही आप इधर सिक्स्थ पीरियड में आ रहे हो, तो आपको पता ही है सिक्स्थ पीरियड में आते ही लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन चालू हो जाता है, और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने की वजह से देयर इज पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बहुत पुअरली शील्ड करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है, वो अपनी तरफ उसको ज़्यादा पुल करता है. ज़्यादा पुल करता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना. दैट मीन्स आई हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी. तो वही चीज़ लिखवाई है मैंने एंड में, दैट ये चीज़ अप टू फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स के केस में रहेगा. बट जैसे ही आप सिक्स पीरियड में आ जाओगे, ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, सिक्स्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ये हैफ्नियम जो हो गया, उसका जिरकोनियम से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, टैंडेनियम का नियोबियम से ज़्यादा होगा, टंगस्टन का मोलिब्डेनम से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो सिक्स्थ पीरियड वालों का बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, दे विल हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू द फिफ्थ पीरियड. बट ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने 4f को फिल करना चालू नहीं किया है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. ओके, जैसे मैं यहाँ पे भी कंपेयर करना चाहूँ, इधर हो गया टिन, ये हो गया मेरे पास लेड. ओके, इन दोनों में से अगर मुझे कंपेयर करना है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो होना किसका चाहिए, एसएन का, बट होता किसका है, लेड का. रीज़न क्या है, यहाँ पे लेड के पास अगेन देयर इज पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगेन मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ, लेट्स से टेल्यूरियम और पोलोनियम ले लो. ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होने वाली है. ओके, एग्जैक्टली सेम चीज़. बट अगर मैं रुबीडियम ले लूँ यहाँ पे और सीजियम ले लूँ, देन आपके पास रुबीडियम का ही ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अगेन अगर मैं स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का कंसिडर कर लूँ, अगेन स्ट्रॉन्शियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेरियम में, बट यहाँ पे लेड का ज़्यादा होगा, किससे, टिन से. डिफरेंस समझ में आया? यस और नो बोलो, कुछ तो पता चलेगा भाई. क्या पूछ रहे हो संपदा, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ नोबल गैसेस, मतलब किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो?
ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. तो जस्ट लिख लो ये चीज़ यहाँ पे. इफ़ यू आर कंपेयरिंग यहाँ पे SN का आयोनाइजेशन एनर्जी विद लेड के साथ इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दैट केस लेड का ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? जेनॉन 54, 4f14, 5d10, 6s2, 6p2. जब मैं ये वाला लास्ट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, सो देयर इज अ पुअर शील्डिंग यहाँ पे, जिसकी वजह से इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा. तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी. यहाँ पे अगर आप देखोगे 4d10, 6s2, 5p2, तो कोई भी F की फीलिंग नहीं है यहाँ पे. ओके, बट अगर मैं यहाँ पे रुबीडियम और सीजियम की बात करूँ तो रुबीडियम के लिए होता है Kr, सॉरी Ar नहीं Kr है, Kr36, 6s1. okay, and this is your 5s1 and this is your xenon 54, 6s1. ठीक है, तो यहाँ पे S और S में ही कंपैरिजन हो रहा है, तो इस केस में रुबीडियम का ही ज़्यादा रहेगा. तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है. यहाँ पे 5th पीरियड एंड 6th पीरियड को हम कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम 5th पीरियड और 6th पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं. लिख लो ये एग्जाम्पल जल्दी से. कौन सा एक्सेप्शन संपदा? हाँ, बाकी जो तुम बोल सब जगह होगा, मैंने लिखा दिया ना एक्सेप्ट एस ब्लॉक. तो उसके अलावा जहाँ पे भी जो भी है सब में एप्लीकेबल है वो. ये ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आ रहे हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो एक्सेप्ट एस ब्लॉक सब में एप्लीकेबल है. अगर नोबल क्लासेस में नहीं होता तो मैं लिखवा देती उसके लिए अलग से, बट ऐसा कुछ है नहीं. ओके, लिखो जल्दी से. ओके, एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कई बार. दैट इज कॉइनेज मेटल्स. कॉइनेज मेटल्स हैं आपके पास कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, कॉइनेज मेटल्स क्यों बोलते हैं हम इनको? बिकॉज पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे these metals were used to make coins. Okay, so coinage metals, they have this order of ionization energy. Okay, ऐसा क्यों हो रहा है? Like why they have this kind of ionization energy? We are taking here copper, silver and gold. तो पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करते हैं ना. सो हमारे पास क्या क्या है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, हम इनकी बात कर रहे हैं. तो हम क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. मतलब ऑर्डर होना चाहिए कॉपर, गोल्ड, सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड. दिस शुड बी द ऑर्डर. बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉपर, पहले आ जाएगा
गोल्ड और लास्ट में आ जाएगा सिल्वर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगेन आप क्या बोलोगे? गोल्ड में देयर इज अ पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? जिसकी वजह से AU की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट बिकम्स ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिल्वर. So here you can write down due to, आंसर में लिख लो, due to poor shielding of 4f electrons in gold, its ionization energy is more. उल्टा एरो बना दिया है, ऐसा होगा. डन राइटिंग? ओके, एक और क्वेश्चन करो छोटा सा. मैग्नीशियम का जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 फाइंड आउट कर रहे हैं, इट इज ग्रेटर देन सोडियम के आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से. बट मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी 2 जो है, इट इज लेस देन सोडियम के आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से. एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन. चलो देखो इधर. सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोडियम का, यहाँ पे लिख दिया मैंने मैग्नीशियम. सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1. मैग्नीशियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2. तो ऑफ कोर्स अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये हाफ फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है. तो कम्प्लीटली फिल्ड से निकालना मेरे को ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड. तो जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी फॉर सोडियम की, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम. बट जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे बचा मेरे पास 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 1s2 2s2 3s1. अब मुझे सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया Na+ का, ये हो गया Mg+ का. तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका. तो 6 + 2 8, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है. यहाँ पे स्टिल यू हैव 3s1. तो यहाँ से फिर भी आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो. इसीलिए जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, इन दैट केस सोडियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दी मैग्नीशियम. गॉट इट? क्लियर है?
चलो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का, दैट द मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स। जो भी आपके पास मेटल्स प्रेजेंट है एस और पी ब्लॉक में, उसका जो मेटालिक नेचर है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। अब आपको ये पता होगा, बचपन में भी आपने 8th क्लास में 10th क्लास में मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऑफ कोर्स आपको पता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये सब आपके पास इधर मेटल्स है, ये सब मेटल्स हो गए, है ना। और ये भी आपके मेटल्स हैं, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब कुछ कुछ मेटल्स हैं। ये तो सारे मेटलॉइड्स हो गए, बट ये कुछ मेटल्स हैं आपके पास। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो धीरे धीरे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो रही है। इतना अच्छे से आप इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पे आप इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो। तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे हो अच्छे से, तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास कम है, मतलब आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पा रहे हो, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। सो इसको लिख लो यहाँ पे, मेटालिक प्रॉपर्टी of S and P block metals is inversely proportional to the ionization energy. इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट metallic character decreases and टॉप टू बॉटम आ जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा? इट विल इंक्रीज। सेकेंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में और जेईई में, दैट इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हमारे पास इधर 13 ग्रुप ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप ले रही हूँ। 13 ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 14 ग्रुप की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एंड 15 ग्रुप के एलिमेंट करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब हम इन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिफाइन करना चाहें तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इफ यू रिमेम्बर, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो 13 जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास वैलेंस शेल में, उतना वो उसका उस ग्रुप का उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो एक्चुअली बोरॉन की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यू हैव 1s2 2s2 2p1, है ना। तो यहाँ पे होगा 3s2 3p1। इस यहाँ पे इसके आगे जो भी है वो लिख सकते हो आप खुद ही। देन यू हैव 4s2 4p1, देन 5s2 5p1, 6s2 6p1। तो ये सभी जो आपके पास, क्योंकि वैलेंस शेल में सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ये भी शो करेगा +3, ये भी +3 शो करेगा। गैलियम के केस में क्या है यहाँ पे, क्योंकि पी पे एक इलेक्ट्रॉन है वो भी आप रिमूव कर सकते हो, तो +1 और +3 ये दोनों शो करता है। ऐसे ही इंडियम जो है वो +1 और +3 दोनों शो करता है, और जो Tl है वो भी +1 और +3 दोनों शो करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, यहाँ सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास 4f शेल है, ये 5 है जिसमें 5d आएगा और 5s सब आएगा। ये 6 वाला हो गया जिसमें हमारे पास 6s होगा, 6p होगा एंड सो ऑन कंटिन्यूसली। अभी ये आपके पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, यहाँ पे ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है। फिफ्थ पीरियड एलिमेंट से, दैट मीन्स इंडियम से, आपको पता है कि 4f की फिलिंग चालू हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर मैं इंडियम की बात करूँ यहाँ पे, तो इंडियम में यहाँ पे 4f की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ओके, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स न्यूक्लियस का यहाँ पे 6s का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6s का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग अगेन f इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पुअर शील्डिंग है, जिसकी वजह से 6x के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लेता है। तो 6p को तो आप निकाल लोगे बट इसको नहीं निकाल पाते, मतलब 6s जो है वो इनर्ट हो जाता है, वो नहीं जा रहा है बाहर, नहीं निकलना चाह रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल्म देखो आप 6s2 है इधर, तो क्योंकि आप एक पेयर को नहीं बाहर रिमूव कर पा रहे हो, इसलिए हम बोल देते हैं इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आई? तो इसीलिए इन सभी के केसेस में यहाँ पे हर जगह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट लास्ट वाले केस में जहाँ पे आप फिलिंग करना चालू कर देते हो f इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6s के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकम इनर्ट फॉर गेटिंग रिमूव्ड बिकॉज न्यूक्लियस पे उसका फोर्स बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे जो डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है किसका, +1 का। तो +1 इज मोर डोमिनेटिंग हियर। बात समझ में आया? ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू चेक हियर, कार्बन के लिए भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो कार्बन तो सिर्फ +4 शो करता है, सिलिकॉन +4 और +2 दोनों शो कर सकता है, ये भी +4 और +2 दोनों कर सकता है, ये भी +4 और +2 दोनों, ये भी +4 एंड +2 दोनों। इन सभी के केसेस में +4 जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, वही मोर स्टेबल होता है। बट लेड के केस में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, +2। यहाँ पे भी रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। सेम विल बी द केस ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है वो +5 और +3 दोनों शो कर सकता है, ये भी +5 और +3, this can also show +5 और +3, this can also show +5 and +3, ये भी +5 और +3। बाकी सब केसेस में जो आपके पास डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सब जगह +5 ही है, बट लास्ट वाले केस में वो क्या है, +3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। तो अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ये 3 और ये 2 बैलेंस, पूरा का पूरा बैलेंस ही निकल जाए, तब कितना हो जाएगा, +5। तो शो दोनों ही कर सकते हैं, मोर स्टेबल +5 ही होता है, जो उसका बैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वही उसका स्टेबल फॉर्म होता है। बट बिस्मथ के केस में लास्ट वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अगेन इनर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स रिमूवल बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई it is called as inert pair effect. Everyone understood this or not? Let me know.
ओके, सो इसको बस जो एक्सप्लेन किया है उसको मैं वर्ड्स के फॉर्म में लिखवा देती हूँ। यहाँ पे लिख लो, इन जनरल elements are stable in their higher oxidation state, but in p block elements from group number 13 to 15 on moving down, in group lower oxidation state gradually become stable, and higher oxidation state becomes less stable. And the last element of each group is stable in lower oxidation state rather than higher oxidation state due to inertness of Ns electrons towards, बस इतना ही लिख लो, due to the inertness of Ns electrons, which is due to poor shielding of 4f subshells, and therefore it is called as inert pair effect. लिख लो, write down this जल्दी से. Done writing? चलो यहाँ पे नोट डाल के लिखो. अब मैंने आपको लेड के लिए बोल दिया कि लेड वाली जो फैमिली है वो +4 और +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, बट +2 उसका डोमिनेटिंग वाला फैक्टर होता है. तो अगर मैं लेड का +4 ले लूँ तो इसकी बहुत हाई टेंडेंसी होगी कि ये कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाए, Pb+2 में, बिकॉज ये इसका मोर स्टेबल फॉर्म है एज कम्पेयर टू दिस वन. इस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल रहता है. तो कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, रिडक्शन. ओके, तो अगर लेड Pb+4 में है भी तो इट विल अंडरगो रिडक्शन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Pb+2.
टू। अगर ये खुद रिडक्शन जा रहा है तो किसी और को तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो दिस कैन एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Pb+4 जो है इट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज उसकी खुद की टेंडेंसी है कि जल्दी से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb+2 में चले जाए और क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और क्योंकि खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स दूसरे को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Pb+4। सबके लिए सेम चीज है। अगर मैं Sn ले लूँ, ठीक है, Sn+2, ये लेड की फैमिली का ही है। अब हमको ये पता है कि Sn+2 भी शो कर सकता है और +4 भी शो कर सकता है, बट इसका +4 ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस Sn+2 जो है इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Sn+4 फॉर्म कर ले। दैट मीन्स इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी Sn+2 की बहुत ज्यादा रहेगी। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो Sn+2 जो है दैट विल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि Pb+4 और Pb+2 में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा Pb+4। और अगर आपसे पूछे Sn+2 और Sn+4 में गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा Sn+2, बिकॉज ये इसका Sn का +4 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू +2। लिखो जल्दी से। डन राइटिंग? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी चीज ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, जस्ट लेट मी नो। लिखो जल्दी से ये। लिख लिया रेणुका? लेट मी नो। ओके फाइन। थर्ड एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की, दैट इज योर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है ऑफ मेटल्स, they are inversely proportional to the ionization energy। कैसे? रिड्यूसिंग क्या होता है, रिडक्शन क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी of the metals is the tendency to release electrons. You can say that valence electrons, to release valence electrons। तो जितना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, तो इसका मतलब है अगर हम लिथियम
सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की बात करें, ओके, तो इन सब केसेस में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है इनके लिए, तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग नेचर कैसा होना चाहिए, लाइक दिस, ओके। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, बस देख लो, दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ओके। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर इसका होना चाहिए, बट पूरा ऑर्डर ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, ओके। बट लिथियम का जो है यहाँ पे, जिस केस में, एक सेकेंड, ओके, उल्टा लिख दिया ना मैंने, सॉरी, ऑर्डर उल्टा लिख दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम अगर डिक्रीज हो रही है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए, दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। बट ये जो लिथियम का है वो इन सब से ज्यादा हो जाता है, एकदम सीजियम से भी ज्यादा पहुंच जाता है। दिस इज योर एक्सेप्शनल बिहेवियर, बाकी सब एकदम सेम रहेगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बट सबसे ज्यादा किसका हो गया, लिथियम का, ओके। सो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। लिख लो, देखो ये फिर इसका रीजन बताती हूँ। ओके, सो रीजन क्या है कि वाई, ये भी बहुत बार एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिलेगा कि वाई लिथियम हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है वो देखो, लिथियम जो है सॉलिड फॉर्म में, उसको मुझे कन्वर्ट करना है Li प्लस आयंस में। तो कोई भी चीज आयंस में कन्वर्ट हो रही है तो ऑफ कोर्स एक्वस फॉर्म में होगी। आयंस कभी गैशियस फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, और आयंस कभी सॉलिड में आयन नहीं मिलता कभी भी, वो हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में रहेंगे, गैशियस और सॉलिड फॉर्म, बस एक्वस फॉर्म में आयंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओके। तो सॉलिड को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गैशियस फॉर्म में, ओके। यहाँ पे जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन तो आपने पढ़ा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड से अगर आप गैस फॉर्म में जा रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर सब्लिमेशन ऑफ, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब इस गैशियस फॉर्म से आप क्या करोगे, आयंस में कन्वर्ट करोगे। अब आयंस में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव योर Li प्लस आयन। Li प्लस आयन के केस में आपने इसको गैसियस फॉर्म में किया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी दोगे, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो। अब क्योंकि आयंस गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो आप इसमें पानी ऐड करोगे, तो यहाँ पे जैसे आप पानी ऐड करोगे तो लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जब आप उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो सब्लिमेशन के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो प्लस फॉर्म में होगा ऑफ कोर्स। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये भी प्लस होगा। बट हाइड्रेशन में जैसे ही आप पानी मिक्स करते हो तो
लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होता है। एनीवेज, अगर 10th में आपने कहीं पढ़ा होगा, इफ यू रिमेम्बर दिस, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो लिथियम आयन आपका फॉर्म हुआ Li+, इट इज आयनिक इन नेचर। जैसे ही पानी में डालते हो तो पानी का जो ऑक्सीजन होता है, इस तरीके से H2O होता है ना, तो H2O जो है उसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है पानी का, और हाइड्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ये डेल्टा नेगेटिव इन ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, डेल्टा नेगेटिव, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे इसके साथ, लिथियम के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डिंग कर लेते हैं, उसको पूरा सराउंड कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा पानी इसको सराउंड कर लेता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये नेगेटिव में बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे अच्छा, बाकी सबके केसेस में इतना हाइड्रेशन एनर्जी नहीं रिलीज होती। एनीवेज, कोई भी प्रोसेस अगर टेक प्लेस करती है तो उसका एंथैल्पी चेंज वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। कोई भी प्रोसेस होता है, ठीक है, इट हैज टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है फॉर हाइड्रेशन, जिसकी वजह से लिथियम जो है इट बिकम्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और रीजन भी पूछा है कि क्यों ऐसा होता है, तो रीजन आपको लिखना है, दैट रीजन इज योर हाइड्रेशन एनर्जी। गॉट इट? लेट मी नो, सबको समझ में आया? रेज योर हैंड, कुछ रिस्पॉन्ड दो तो पता चलेगा। ये सब चीजें बहुत नई है, सो आई एम लिटिल बिट ऑफ कंसर्न कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यशिका, आपको समझ में आया? यश, वरुण, सुहास, शंकर, शुक्तिका, रिस्पॉन्ड करो। संजना, प्रियांशु, श्रीकर, प्रीति, प्रज्ञा, नेहा, मौर्य, कौशिक, विवेक, जोएल, हर्ष, मौर्य, अथर्व, लेट मी नो। अंकित, अनन्या, अनघा, अभिलाष, क्लियर हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, lithium is the strongest reducing agent among all metals। सारे मेटल्स में लिथियम का जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिखो ये। ओके, एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रही है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, मान लो ये है 5, ये है 15, और ये है 30, और आयोनाइजेशन एनर्जी 4 है 80। इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है एनर्जी का, विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो ये वैल्यूज गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में होगा। आइडेंटिफाई इन विच ग्रुप द एलिमेंट बिलोंग्स। सोच के बताओ कौन से ग्रुप में हो सकता है जिसमें ये एलिमेंट बिलोंग करेगा।
Try to solve this question. Okay, this is your 1 second. ओके, सो ये नीट का क्वेश्चन है 2009 का, आयनाइजेशन एनर्जी पे। देखो सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। रेणु का रॉन्ग है ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी पहला 5 है, देन 15 है, देन 30 है। एंड यू नो दैट कि आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम किसी एटम को ही, मेरे पास अगर एम है, मेटल है, उसका अगर एम प्लस में कन्वर्ट कर रही हूँ मैं, फिर एम प्लस को एम प्लस 2 में कर रही हूँ, फिर एम प्लस 2 को एम प्लस 3 में कर रही हूँ, फिर एम प्लस 3 को एम प्लस 4 में कर रही हूँ। ओके, तो पहले वाला केस में उसका आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 4, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है। तो दूसरा वाला जो है वो पहले वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा ही होगा हमेशा। ये मैं आपको ऑलरेडी जब आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट किया था तभी बताया था कि वो हमेशा ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूँ तो ऑफ कोर्स आयनाइजेशन एनर्जी 4 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 3, देन 2 एंड देन 1। यही ऑर्डर फॉलो करने वाला है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वो तो ज्यादा ही रहा है, बट सडनली 3 के बाद 4 में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। 3 के बाद 4th निकालने के लिए मेरे को मतलब बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है। 5, 15, 30 और सडनली 80 हो गया। इसका मतलब है कि उस एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3, क्योंकि जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव कर दिए, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्टेट जैसे कंप्लीट हो गया तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सडनली आई हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं? दैट इज योर ग्रुप 13, है ना। ग्रुप 13 में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। दैट इज वाई ये जो आपके पास एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट आएगा, इट विल बिलोंग टू ग्रुप 13। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो, जल्दी से बताओ। ध्रुव, आई एम सेइंग दैट कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 एनर्जी लगी, सेकंड के लिए 15, थर्ड के लिए 30, और उसके बाद सडनली 80। तो 30 से 80 के बीच में इन सब में तो गैप बहुत कम था। 5 से 15 10 का गैप, 15 से 30 15 का गैप, इतना गैप नहीं था। सडनली 30 से 80 हो गया, 50 का गैप आ गया। तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो मुझे 4th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है ना। तो अगर मैं कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट ले लूं, जैसे मैं ले रही हूँ लेट्स से बोरॉन, इट विल हैव 1s2 2s2 2p1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3। एक को रिमूव किया तो इतना एनर्जी लगा, सेकंड को रिमूव किया, ये सब बैलेंस में ही आ रहे हैं। ओके, ऑल्दो कंप्लीटली फिल्ड है बट बैलेंस में ही आ रहा है, तो 15 लगा। फिर एक और रिमूव कर रहे हो तो 30 लगा। अब सडनली आपको 1s2 से रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये शेल चेंज कर लिया है उसने, शेल चेंज कर लिया है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस का फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इससे ये समझ में आता है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी एनर्जी में, कायदे से इंक्रीज तो होगा, जो कि वो हो भी रहा है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, और अचानक से बहुत डिफरेंस आ गया। मतलब ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती एज कम्पेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ग्रुप की बात होती है? ग्रुप 13 की।
ठीक है, चलो ये नीट वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, एंड आई वांट द आंसर फ्रॉम वरुण। शंकर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता क्लास में, और कौशिक, भावना, these four have to give me the answer. Find your answer and tell me now, जल्दी से। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना है, एग्जाम में आएगा तो यू डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम। ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो। ओके, अनन्या जयिता का आंसर करेक्ट है। विवेक रॉन्ग है, भावना गलत है, अभिलाष का करेक्ट है, शुक्तिका का रॉन्ग है, सुहान का करेक्ट है, संपदा का करेक्ट है। ठीक है, देखो इधर, क्वेश्चन बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स electronic configuration given है which may have the highest ionization energy. Okay, तो ये है 3s2 3p1। अगर मुझे लिखना होगा एलिमेंट्स को, मुझे अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट में, तो पहले मैं 3s2 3p1 को लिखूंगी, देन 3s2 3p2, देन 3s2 3p3, और ये आर्गन आ गया है आपके पास, जो कि होगा 4s2 है, मतलब नेक्स्ट उसमें आ गया है समय, 4s2 4p3। लेफ्ट टू राइट ionization energy increases, top to bottom ionization energy decreases। तो ऑफ कोर्स ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में मुझे चेक करना है। ठीक है, ये 3s2 3p3 मतलब ऊपर रहेगा, 4s2 4p3 मतलब नीचे रहेगा, तो ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, 3s2 3p3। तो आंसर हो जाएगा आपके पास D। कितना मुश्किल था ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो एक जेई का क्वेश्चन भी देखते हैं प्रीवियस ईयर का, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा चीजों का आप लोगों को, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितना मेहनत करना है वो पता चल जाएगा। चलो 2005 का जेई का क्वेश्चन है, देखो सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो।
अरे रहने दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ाया नहीं है ना. Okay, leave this question. One second. Let me see one more question. Okay, so this is the question. Tell me your answer. इसके ऑप्शन सही. जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है. एंथैल्पी इज एनर्जी रेणु का. अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन पोटेंशियल में द वैल्यू ऑफ. अरे इसको भी छोड़ो. अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसके बेसिस पे. आई थिंक जेई में रिसेंट कुछ क्वेश्चन आया नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी से. एक बार और चेक कर लेती हूँ. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी से जो क्वेश्चन आए हैं एक दो, वो मैं ऑलरेडी नोट्स में मैंने करवा दिया है. ठीक है, वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने किया था वो ऑलरेडी जेई मेंस का है. तो ठीक है, बट आई होप ऑल टुगेदर यू गॉट द लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चंस इजी ही होते हैं. यू जस्ट हैव टू बी मोर फोकस्ड व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. दैट्स इट. उसके अलावा इतना वो नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है. इट्स वेरी इजी. ये टॉपिक तो बहुत ही इजी है एनीवेज. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से आपको समझ में क्या आ रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, और उससे रिलेटेड जो भी एंथैल्पी में चेंज आने वाला है, दैट इज नोन, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो पहले तो डेफिनेशन लिख लो. इट इज द amount of energy liberated when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. ठीक है, जैसे हम क्या आयनेशन एनर्जी में क्या देख रहे थे कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो हमको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. बट यहाँ पे क्या है, हमको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लिबरेट होगी, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लोरीन है. क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया. ओके, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस. ऑफ कोर्स यहाँ पे भी गैशियस फॉर्म में, ये भी ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में. और जब इलेक्ट्रॉन वो रिसीव कर रहा है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. तो ये आपके पास एनर्जी रिलीज हुई है. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2,8,7. तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2,8,8, मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, स्टेबल बना रहा है. तो यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब
लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, क्योंकि उसका ऑप्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अभी मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी स्पीशीज गेन करना चाहता है, ओके, जैसे हमने बना लिया यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है मेरे पास, ये वैलेंस शेल है। अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी हैलोजन की, तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से, गिविंग द इलेक्ट्रॉन, देन lot of energy here is released। एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है। बाकी सबका भी अट्रैक्टिव फोर्स है, बट वो तो पहले से ही प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया है, इसमें जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये खुद नेगेटिव है, तो जो भी इनके बीच में फोर्स डेवलप हुआ है, एक काइंड ऑफ बॉन्ड, एग्जैक्टली बॉन्ड टर्म नहीं बोलेंगे, बट कुछ ना कुछ इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और यही रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गॉट इट? तो जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, वैसे दोनों ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ही होते हैं, बट देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वो क्या है आपके पास? नेट एनर्जी रिलीज, पूरे प्रोसेस में जितनी भी टोटल एनर्जी रिलीज होगी, ओके, तो यहाँ पे जब तक आप इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे हो, जब तक यहाँ प्रोसेस में है, जाने के प्रोसेस में, ठीक है, तब तक थोड़ी बहुत आपको एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनसे इसको रिपल्शन भी तो फील होता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम बोल देते हैं लेट्स से वाई एनर्जी। और यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसको बोल देते हैं लेट्स से एक्स एनर्जी। और ये जो एक्स एनर्जी होगी वो माइनस में होगी, और ये वाई एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ रही है। तो नेट एनर्जी रिलीज क्या होगा आपके पास? माइनस एक्स प्लस वाई, दोनों को आप ऐड कर दोगे, बट ये वाई की वैल्यू जो होती है वो काफी स्मॉल होती है, इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ऑल टुगेदर जो भी चेंज आ रहा है एंथैल्पी में, okay, that is going to be negative in nature। okay, so this is net energy released। okay, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें हम सिर्फ ये वाला कंसिडर करते हैं, ये वाला जब आता है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब दोनों का नेट करते हैं तब हम बोल देते हैं उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जो भी चेंजेस आए, सब मिला के एंड में कितनी एनर्जी आ रही है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनीवेज दोनों नेगेटिव ही रहता है, तो वैसे कुछ चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये वैल्यू काफी छोटी होती है, तो उसको आप इसमें से ऐड भी करोगे, ये एनर्जी वाली जो वैल्यू है वो हाई होती है। तो माइनस वाला ज्यादा है तो अल्टीमेटली एनर्जी माइनस में ही रहती है, तो चेंज नहीं आता। बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन की वजह से स्टार्टिंग में। तो नेट वैल्यू ऑल्दो नेगेटिव आएगा, but this is the minor difference between electron gain enthalpy and electron affinity। got it? समझ में आया? तो लिखो ये जल्दी से, पहले ड्रॉ कर लो फटाक से।
डन राइटिंग? चलो, ओके। अब मान लो यही मेरे पास एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, और 8th इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से लेके आया। मान लो अब आप एक और इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू गिव वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या वो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है? क्या ले पाएगा इतना? ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, और उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप उसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, तो वो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में अब हमको, ऐसे केस में जब ऑलरेडी वो अनायन फॉर्म हो चुका है, अभी ये अनायन बन गया है, दिस इज योर अनायन, इट हैज ऑलरेडी फॉर्म अनायन। अब अनायन को आप और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है, और उस अगर आप फिर भी जबरदस्ती देना चाहते हो तो वो वैल्यू अब आपकी पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी, बिकॉज अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर आप उसको समहाउ जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना है, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे, नेक्स्ट व्हेन वन मोर इलेक्ट्रॉन is added to valence shell of an isolated gaseous monovalent anion, then required energy will be more than released energy. अब वो जो y की वैल्यू थी, अब वो y की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पहुंचा, तो ये भी तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स तो करेगा ही, तो एनर्जी रिलीज होगी, बट अभी ये y की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वेरी हाई वैल्यू। तो नेट जो चेंज आता है, नेट चेंज एनर्जी में आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव ओनली, नॉट नेगेटिव। तो एक बार इलेक्ट्रॉन देना है तो वैल्यू नेगेटिव होगी, बट उसके बाद और इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, देन द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके, आगे लिख लो यहाँ पे, टू ओवरकम force of repulsion between incoming electron, यहाँ पे तो अगर मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ x, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने, तो उसने फॉर्म किया x माइनस, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू आएगा यहाँ पे 1, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन नेचर। बट अगर मैं x माइनस पे एक और इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ तो फॉर्म इट x2 माइनस, ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अब एनर्जी आएगी, नेट एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन नेचर। तो लिख लो ये,
डन राइटिंग? हाँ, एनर्जी पॉजिटिव होगी विवेक, अगर आप उसको फोर्स करोगे अनायन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, देन इट विल बी पॉजिटिव। चलो लेट्स टॉक अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड, कि अब हम पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अच्छा, क्लास का टाइम हो गया क्या? 4 बजे तक क्लास होती है ना? ओके फाइन। ओके, सो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है?